आजकल ना हर जगह मटेरियल ही मटेरियल भरा है। कैसे कॉलेज एग्जाम क्लियर करे, कैसे एंट्रेंस क्रैक करे, कौन से नोट से पढ़े, इतना ओवरलोड हो गया है ना। बट यहाँ आपको सिर्फ सिलेबस ही नहीं समझने वाला कंटेंट मिलेगा। मैं साइकोलॉजी को आसान लैंग्वेज में समझाऊंगी, प्लस आपको रेडीमेड नोट्स भी मिलेंगे एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब कर लेना सेरिब्रोवा को। आपका सपोर्ट मुझे और भी क्वालिटी कंटेंट बनाने में हेल्प करेगा। तो चलो शुरू करते हैं साइकोलॉजी का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, यानी एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी से। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि साइकोलॉजी शब्द आया कहाँ से। ये वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है सोल या माइंड, और लोगस का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज। तो पहले के समय में साइकोलॉजी को कहते थे स्टडी ऑफ सोल और माइंड। लेकिन आज के ज़माने में क्या साइकोलॉजी सिर्फ सोल के बारे में है? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज साइकोलॉजी का मतलब क्या है। तो आज के ज़माने में साइकोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। यानी साइकोलॉजी साइंस है, लेकिन किस चीज़ की? बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की। अब ये बिहेवियर क्या होता है? सिंपल भाषा में बिहेवियर मतलब वो एक्शन जो ओपनली करते हैं, जो दिखाई देते हैं, जो ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं ओवर्ट बिहेवियर। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक स्टूडेंट क्लास में हाथ उठाता है, ये है ओवर्ट बिहेवियर। कोई इंसान बुरा खबर सुनकर रो पड़ता है, अगेन ओवर्ट बिहेवियर। और एक बच्चा खेलते वक्त हंसी से लोटपोट हो रहा है, ये भी ओवर्ट बिहेवियर है। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट अपीयर्स ऑन द सरफेस, राइट? हमारे दिमाग के अंदर भी काफ़ी कुछ चल रहा होता है। वही होते हैं मेंटल प्रोसेसेस, जो कि कोवर्ट बिहेवियर कहलाते हैं। ये चीज़ें अंदर छुपी होती है, डायरेक्टली दिखती नहीं। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी फील होना, स्पीच देने से पहले दिमाग में सोचना कि क्या बोलूँ, या फिर बचपन की यादें याद करना। तो ओवर्ट और कोवर्ट दोनों मिलके बनता है साइकोलॉजी का कोर। अब चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री के सफ़र पर। लेट्स टॉक अबाउट सम फिलोसोफर जिन्होंने साइकोलॉजी के रूट्स को शेप किया। सबसे पहले आते हैं सोक्रेटिस, एक ग्रीक फिलोसोफर जो मानता था कि ट्रू नॉलेज हमारे अंदर ही छुपा होता है, और इसे हम पा सकते हैं थ्रू इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब अपने खुद के थॉट्स और एक्शन को समझकर। उनके अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को अच्छे से समझने लग जाए तो वर्च्यू भी आएगा और सेल्फ अवेयरनेस भी। वर्च्यू मतलब अच्छाई। सोक्रेटिस के लिए साइकी यानी सोल एक गाइडिंग फोर्स थी, जो हमें अच्छाई और बुराई का फर्क समझा सकती है। और हैप्पीनेस, सोक्रेटिस कहते थे ट्रू हैप्पीनेस तो तब आती है जब हम वर्च्यू और विजडम के अकॉर्डिंग जीते हैं, ना कि मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हुए। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल यूज़ की, सोक्रेटिक डायलॉग या डायलेक्टिक मेथड। इसमें टीचर डायरेक्टली आंसर्स नहीं देता, बल्कि क्वेश्चंस पूछता है ताकि स्टूडेंट्स खुद ही सोचकर कंक्लूजन तक पहुंच सके। ये मेथड लॉजिक, क्वेश्चनिंग और रीजनिंग पे बेस्ड था, और इसका मेन गोल था क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना और छुपी हुई सच्चाई को समझना। सिंपल शब्दों में सोक्रेटिस ने हमें सिखाया कि जब हम सवाल करते हैं तो हम सोचने लगते हैं, और जब हम सोचने लगते हैं तभी असली ज्ञान का जन्म होता है। अब बात करते हैं प्लेटो की, जो सोक्रेटिस के मोस्ट फेमस स्टूडेंट थे और उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। सोक्रेटिस ने अपने आइडियाज़ लिखे नहीं, पर प्लेटो ने उनके काम डॉक्यूमेंट किया, और उसी वजह से आज हमें सोक्रेटिस के थॉट्स मिलते हैं प्लेटो के राइटिंग के थ्रू। प्लेटो के आइडियाज़ भी साइकी पे फोकस करते हैं, और उन्होंने माइंड और सोल दोनों को एक ही कंसेप्ट के पार्ट के रूप में देखा। प्लेटो ने एक फैसिनेटिंग थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और थ्योरी ऑफ आइडियाज़। उनका कहना था कि हर चीज़ का एक परफेक्ट इटर्नल वर्जन होता है, जो रियल दुनिया से ज़्यादा रियल होता है। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये बस उन परफेक्ट फॉर्म्स का रिफ्लेक्शन है। जैसे एक परफेक्ट सर्कल हम कभी दुनिया में नहीं देखते, बट हम उसका आइडिया सोच सकते हैं, और वही है ट्रू फॉर्म। प्लेटो मानता था कि नॉलेज सिर्फ एक्सपीरियंसेस से नहीं, बल्कि वो तो हमारे सोल के अंदर पहले से ही होता है।
प्लेटो ने एक इम्पॉर्टेंट आइडिया दिया, डुअलिज्म। उन्होंने बोला कि बॉडी और सोल दोनों अलग एंटिटीज है। सोल इमॉर्टल है, डेथ के बाद भी जिंदा रहती है। और सेंसेस पे भरोसा करना वो तो प्लेटो के अकॉर्डिंग मिसलीडिंग होता है, क्योंकि जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। रियल नॉलेज आता है इंट्रोस्पेक्शन से, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन से। प्लेटो ने ट्राइपार्टीट सोल थियोरी दिया, विच मीन्स सोल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट रैशनल, सेकंड स्पिरिटेड एंड थर्ड एपिटेटिव। रैशनल हेड में होता है, ये रीजन और लॉजिक वाला पार्ट है जिसे सच्चाई की तलाश होती है। स्पिरिटेड चेस्ट में होता है, ये इमोशंस और करेज का जोन है, यहाँ से विल पावर आती है। एपिटेटिव स्टमक में होता है, ये डिजायर, क्रेविंग और फिजिकल नीड्स का पार्ट है। प्लेटो कहता है कि एक बैलेंस सोल तभी पॉसिबल है जब रीजन यानी लॉजिकल थिंकिंग बाकी दो पार्ट्स इमोशन और डिजायर को गाइड करे। और इसी बैलेंस को समझने के लिए प्लेटो ने भी इंट्रोस्पेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी, यानी खुद के अंदर देखना, खुद से सवाल करना, ताकि हम इटर्नल ट्रूथ को समझ सके। अब चलते हैं प्लेटो के स्टूडेंट की तरफ, जिन्होंने अपने टीचर से काफ़ी अलग सोचा और साइकोलॉजी को एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एरिस्टोटल। प्लेटो कहते थे नॉलेज अंदर से आता है, इट्स इनेट। लेकिन एरिस्टोटल ने कहा नहीं, नॉलेज तो तब आता है जब हम दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, यानी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सीखते हैं। और इसी अप्रोच को हम कहते हैं एम्पिरिसिज्म। एरिस्टोटल ने एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी दी, एसोसिएशनिज्म। उन्होंने बताया कि आइडियाज कैसे दिमाग में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और उसके तीन प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट है सिमिलैरिटी, जो आइडिया एक जैसे होते हैं, आइडियाज दैट आर कनेक्टेड बाय रिजेम्बलेंस, जैसे एप्पल और ऑरेंज दोनों फ्रूट्स है, हेंस दे आर कनेक्टेड। सेकेंड है कॉन्जिक्यूटी, जो चीज़ें एक ही वक्त या जगह पे होती है उनका कनेक्शन बन जाता है, जैसे थंडर और लाइटिंग अक्सर एक साथ होती है। थर्ड है कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिट आइडियाज भी कनेक्टेड होते हैं, जैसे डे और नाइट, हॉट और कोल्ड। एरिस्टोटल ने ह्यूमंस को बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा, जो अपने एनवायरनमेंट और गोल के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। उन्होंने तीन मेजर फंक्शंस डिफाइन किए, परसेप्शन, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना, थिंकिंग, एनालाइज करना, रीजन करना, प्रोक्रिएशन, स्पीशीज को आगे बढ़ाने का प्रोसेस। अपने काम दे एनिमा में एरिस्टोटल ने सोल को डिफाइन किया एज फर्स्ट एंटैल्की ऑफ अ नेचुरल बॉडी प्रोसेसिंग लाइफ पोटेंशियली। इसका मतलब सिंपल टर्म्स में सोल एक अलग चीज नहीं है, बल्कि वो एसेंस है जो किसी लिविंग बीइंग को उसका फॉर्म और फंक्शन देता है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स ऑफ सोल है। न्यूट्रिटिव सोल फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये ग्रोथ और नरिशमेंट के लिए होता है। परसेप्टिव सोल फाउंड इन एनिमल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन और मूवमेंट। थर्ड इंटेलेक्टिव सोल सिर्फ ह्यूमंस में होता है, ये लॉजिक, रीजनिंग और थॉट के लिए है। और यहाँ एरिस्टोटल ह्यूमंस को ट्रूली यूनिक मानते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि सेंसेस तो सिर्फ रिसेप्टर्स है जो बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन माइंड एक्टिवली उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। उन्होंने हमारे 5 सेंसेस डिफाइन किए, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच, और उनकी ऑर्गन्स भी एक्सप्लेन किए। उन्होंने ये भी माना कि परसेप्शन हर इंसान के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। ऑल्सो एरिस्टोटल फोकस्ड ऑन मेमोरी एंड इमेजिनेशन, जो लेटर कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फाउंडेशन बन गए। मेमोरी मतलब पास्ट एक्सपीरियंस को याद रखना और वापस लाना। इमेजिनेशन मतलब नए मेंटल इमेजेस और आइडियाज बनाना। एरिस्टोटल ने एक और बड़ा बोल्ड आइडिया दिया कि माइंड और बॉडी अलग नहीं है, बल्कि वो इंटरकनेक्टेड है। उनके अकॉर्डिंग सोल इज द एक्चुअलिटी ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी तभी जिंदा है जब उसमें सोल का फंक्शन हो रहा हो। तो उनका अप्रोच था होलिस्टिक, साइंटिफिक भी और लॉजिकल भी। अब हम बात करते हैं एक ऐसे थिंकर की जिन्होंने साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में एक मेडिकल एंगल इंट्रोड्यूस किया। उस जमाने में लोग मानते थे कि अगर किसी को मेंटल इलनेस हो जाए तो वो गॉड का गुस्सा, इविल स्पिरिट या कर्मों का फल होता है। लेकिन हिपोक्रेटिस ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने स्ट्रांगली क्लेम किया कि मेंटल इलनेस भी एक डिजीज है, और जैसे फिजिकल इलनेस होती है वैसे ही इसकी भी नेचुरल कॉजेस होती है, जिसे हम ऑब्जर्वेशन और लॉजिक से समझ सकते हैं। ये थॉट प्रोसेस साइकोलॉजी की साइंटिफिक जर्नी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था।
हिपोक्रेटिस ने बताया कि इलनेस को समझने के लिए हमें करनी होगी केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड डिटेल केस हिस्ट्री। उनका फोकस था प्रोग्नोसिस पे, यानी इलनेस का प्रोग्रेशन कैसा होगा, और सिर्फ डायग्नोस करना ही काफ़ी नहीं है। उन्होंने स्ट्रेस दिया कि बॉडी और माइंड इंटरकनेक्टेड है, एक की हेल्थ दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अब आते हैं उनकी मोस्ट फेमस थ्योरी पर, थियोरी ऑफ फोर ह्यूमर। हिपोक्रेटिस ने बोला कि हमारे शरीर में 4 फ्लूइड होते हैं और इनका बैलेंस डिटरमाइन करता है हमारी हेल्थ और पर्सनालिटी पे। ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ब्लड, ज़्यादा ब्लड वाले लोग होते हैं सैंग्विन, चेयरफुल, एनर्जेटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। फ्लेम, ज़्यादा फ्लेम वाले लोग होते हैं फ्लेगमेटिक, काम, क्वाइट एंड थोड़ा इनडिफरेंट। येलो बाइल, क्लोरिक, उनका पर्सनालिटी होगा इरिटेबल, एग्रेसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट है ब्लैक बाइल, मेलनकोलिक नेचर के होंगे, जो सैड, थॉटफुल एंड ऑफन डिप्रेस्ड होंगे। ये थियोरी आज के टाइम में साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है, लेकिन उस वक्त के लिए एक रेवोल्यूशनरी अटेम्प्ट थी टू कैटेगराइज ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड ऑन बायोलॉजी एंड नॉट सुपरस्टिशन। सबसे बड़ी बात ये थी कि हिपोक्रेटिस ने इलनेस को एक ओवरऑल ह्यूमन एक्सपीरियंस के रूप में समझा, ना कि सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे। ये होलिस्टिक व्यू कि बॉडी और माइंड दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, आज भी मॉडर्न मेडिसिन और साइकोलॉजी के फाउंडेशन में है। So even though his humor theory is outdated, Hippocrates ने हमारे लिए एक strong message छोड़ा. Mental health matters, observation is key, and every human is more than just symptom. They are a whole system. अब आते हैं एक फिलोसोफर पर जिन्होंने माइंड और बॉडी के रिलेशनशिप को एकदम नए तरीके से समझाया, और उनका नाम था रेने डेकार्ट, जिन्होंने एक लाइन बोली थी जो आज भी दुनिया भर में मशहूर है, कोगिटो एर्गो सुम, जिसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम। डिकार्ट ने बोला कि माइंड और बॉडी दो अलग चीज़ें हैं। माइंड नॉन फिजिकल है, यानी दिखाई नहीं देता, ये थॉट, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस का सेंटर है। बॉडी जो फिजिकल है, जो फिजिक्स के रूल्स फॉलो करते हैं, एक मशीन की तरह। उनका कहना था कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और उन्होंने इस इंटरैक्शन का सेंटर बताया पीनल ग्लैंड को, जो है ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा। कोगिटो एर्गो सुम, आई थिंक देयरफॉर आई एम का डीपर मीनिंग ये है कि थिंकिंग ही सबसे बड़ी प्रूफ है कि हम एग्जिस्ट करते हैं। डिकार्ट के लिए सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस ह्यूमन लाइफ के कोर एस्पेक्ट थे। ये आइडिया लेटर साइकोलॉजिस्ट को इंस्पायर करता है टू एक्सप्लोर व्हाट इज कॉन्शियसनेस, हाउ डू वी बिकम सेल्फ अवेयर। तो आज के कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कंसेप्ट जैसे सेल्फ कंसेप्ट, मेटाकॉग्निशन और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये सब समवेयर स्टार्ट होता है यहीं से। डेकार्ट ने कहा कि बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है जो फिजिकल लॉज फॉलो नहीं करती, लेकिन माइंड एक अलग चीज़ है जो फ्री है, जो रीज़न कर सकती है, डाउट कर सकती है और खुद पर सोच सकती है। उनका डुअलिस्टिक अप्रोच साइकोलॉजी के लिए एक नया फेज का स्टार्ट था, जहां लोगों ने क्वेश्चंस उठाना शुरू किया। क्या माइंड सिर्फ ब्रेन है? क्या थॉट्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है? और क्या कॉन्शियसनेस को साइंटिफिक तरीके से समझा जा सकता है? तो रेने डेकार्ट ने हमें ये सिखाया, अपने सोचने की कैपेसिटी को समझना वही हमारी असली पहचान है। और ये एक फाउंडेशन बन गया मॉडर्न डे मेंटल हेल्थ, न्यूरोसाइकोलॉजी और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे थिंकर की जिन्होंने साइकोलॉजी को एक्सपीरियंस बेस्ड बनाया, और उनका नाम था जॉन लॉक। लॉक ने कहा कि जब इंसान पैदा होते हैं उसके दिमाग में कोई भी इनबिल्ट नॉलेज नहीं होता। हम सब ब्लैंक स्लेट्स होते हैं, यानी टैबुला रसा। मतलब हम जो भी जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, वो सब हम सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए। लॉक ने कहा सेंसेशन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू नॉलेज। उन्होंने दिमाग के डेवलपमेंट का फॉर्मूला दिया। सेंसेशन यानी सेंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, देखना, सुनना, महसूस करना, प्लस रिफ्लेक्शन यानी उस इन्फॉर्मेशन पे सोचना, एनालाइज करना, ऑर्गेनाइज करना। इन दोनों को मिलके बनते हैं कॉम्प्लेक्स आइडिया और नॉलेज। तो लॉक ने ये कहा ज्ञान अंदर से नहीं आता बल्कि बाहर के एक्सपीरियंस से बनता है। लॉक ने रैशनलिस्ट के थियोरी को चैलेंज किया, जो कहता है कि नॉलेज हमारे अंदर पहले से ही होता है, लाइक प्लेटो और डेकार्ट। लॉक स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द पावर ऑफ एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग।
उनका कहना था कि अच्छे इंसान बनने के लिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस मैटर करता है और यही आइडिया बाद में इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियरिज्म को, जिसमें साइकोलॉजिस्ट सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करते हैं और सिखाने के तरीके लाइक कंडीशनिंग पे फोकस करते हैं। लॉक ने एक और इंटरेस्टिंग आइडिया दिया पर्सनल आइडेंटिटी का। उन्होंने कहा कि हम अपनी मेमोरी से जुड़े हैं, ना कि सोल या बॉडी से। यानी मैं वही हूँ जो मुझे याद है, अगर याद ना हो तो मैं कौन हूँ? सोचने वाली बात है ना? तो जॉन लॉक ने साइकोलॉजी को एक एक्सपीरियंस बेस्ड साइंस बनाया। उनके आइडियाज थे टैबुला रसा मतलब ब्लैंक स्लेट, सेंसेशन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू नॉलेज, एनवायरनमेंट शेप्स द माइंड, मेमोरी बिल्ड्स आइडेंटिटी। उनके आइडियाज आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी स्पेशली लर्निंग थ्योरीज, एजुकेशन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डीपली एम्बेडेड है। तो यही थी हमारे फिलोसोफर जिन्होंने साइकोलॉजी को शेप किया। पीपीटी नीचे कमेंट सेशन में पिन करूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बाय।